Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. Today we are back with a new video that is a nursing care plan on liver cirrhosis. This is माधव भारद्वाज एंड आज हम जानेंगे कि हम एक लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट को क्या केयर प्रोवाइड करेंगे एज अ नर्स, उसके डायग्नोसिस क्या होंगे, उसका केयर प्लान कैसे बनेगा, सब कुछ विद फिजिकल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लिवर सिरोसिस क्या होता है। ठीक है, लिवर सिरोसिस एक क्रोनिक मतलब लंबे समय के बाद होने वाली जो है बीमारी है। उससे पहले कुछ स्टेजेस आ जाते हैं जिसे हम फैटी लिवर बोलते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। उसके बाद आपका लिवर सिरोसिस होता है। फिर ये प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल डिसीज़ है लिवर की। प्रोग्रेसिव मतलब समय के साथ धीरे धीरे बढ़ने वाली, और इरिवर्सिबल मतलब इसे करेक्ट नहीं किया जा सकता फिर, क्योंकि इसमें लिवर टिश्यू में स्कारिंग हो जाती है, स्कार्स बन जाते हैं। ठीक, तो ये होता है लिवर सिरोसिस। अब हम जानेंगे कि एज अ नर्स आप क्या क्या केयर प्रोवाइड करोगे टू अ लिवर सिरोसिस पेशेंट, जिसमें कि सबसे पहले आ जाता है आपके डायग्नोसिस। हमने आपका फॉर्मेट चेंज कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्नोसिस हम डिस्कस कर लेते हैं। डायग्नोसिस में क्या है? एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू पोर्टल हाइपरटेंशन एंड इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन एज एविडेंस बाय एसाइटिस, एडीमा एंड वेट गेन। ठीक है, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम वाला सबसे बड़ा इशू होता है इसमें। फिर दूसरा है रिस्क फॉर ब्लीडिंग रिलेटेड टू डिक्रीज्ड क्लोटिंग फैक्टर्स एंड वेरिसेस एज एविडेंस्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है, क्यों? क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर्स डिक्रीज हो जाते हैं। और ईसोफेगल वेरिसेस बन जाते हैं। ईसोफेगल वेरिसेस में, ईसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप होती है। ठीक है, अब क्योंकि लिवर में ब्लड जो जा रहा, ब्लड सप्लाई वो सही से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, पोर्टल वेन जो है वहाँ पे जो लेके जाती है ब्लड सप्लाई, वो सही से नहीं कर पा रही है, तो पोर्टल हाइपरटेंशन होगा। तो ये प्रेशर बनाएगा यहाँ पे, ये ब्लड फ्लो होने के लिए कोई दूसरा पाथवे भी तो क्रिएट करेगा। तो वहाँ पे ईसोफेगल वेरिसेस, उन वेसल्स को बोलते हैं ईसोफेगल वेरिसेस, बहुत फ्रेजाइल होती हैं, ईजिली रप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग देखने को मिलती है। फिर इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया एंड अल्टर मेटाबॉलिज्म एज एविडेंस्ड बाय पुअर एपेटाइट, मसल वेस्टिंग एंड वेट लॉस। नेक्स्ट है इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू एडिमा एंड प्लूराइटिस। प्लूराइटिस का मतलब होता है इचिंग, सीवियर इचिंग एज एविडेंस्ड बाय जॉन्डिस, स्क्रैचिंग एंड स्किन लीजन्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एक्यूट पेन रिलेटेड टू एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड हेपाटिक कैप्सूल स्ट्रेचिंग एज एविडेंस्ड बाय पेशेंट्स वर्बल रिपोर्ट ऑफ पेन एंड गार्डिंग बिहेवियर। अब मैंने शुरू के सिर्फ 4 ही डायग्नोसिस एक्सप्लेन किए, क्योंकि एक्यूट पेन वाला बहुत कॉमन डायग्नोस है। आप इसे और वीडियोज़ में भी हमारे देख सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जंप करते हैं अपना नेक्स्ट जो है हमारा डायग्नोसिस जो हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहला है एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम वाला। इसमें सब्जेक्टिव डेटा क्या होगा? देखो, सब्जेक्टिव डेटा होगा पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ एब्डोमिनल फुलनेस। पेशेंट एब्डोमिनल फुलनेस बोलेगा, मेरा पेट भरा हुआ है, एब्डोमिन जो है एकदम भरा भरा लगता है। ठीक है, उसे डिस्कम्फर्ट होगा और डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में। ऑब्जेक्टिव डेटा में आप क्या देखोगे? एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा पेशेंट को, एसाइटिस होगा, पीडल एडीमा होगा, वेट गेन होगा, यूरिन आउटपुट कम होगा और हाइपोएल्बुमिनीमिया। ठीक है, हाइपोएल्बुमिनीमिया हो जाएगा उसे, एल्बुमिन की कमी। फिर एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम के लिए गोल क्या बनेगा? नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम विल बी मेंटेन्ड, या फिर ये गोल भी लिख सकते हो जो आपको सामने दिख रहा है। फिर उसके बाद स्क्रीन पे दिख रहा है ना, जो वो भी यूज़ कर सकते हो आप। फिर प्लानिंग पे जाते हैं। वाइटल साइंस, ठीक है, वो मॉनिटर करने हैं। एब्डोमिनल गर्थ मॉनिटर करनी है और इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना है। क्यों? क्योंकि एब्डोमिनल गर्थ बढ़ती रहेगी, क्योंकि सर्कुलेटरी ओवरलोड भी तो बढ़ रहा है, इसीलिए एब्डोमिनल गर्थ भी बढ़ती रहेगी। ठीक, और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो इशू ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, इसलिए हमें चेक करते रहना है। ठीक है, फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और लंग साउंड्स को आपको मॉनिटर करना है। डायरेटिक्स देनी है जो भी डॉक्टर बोले। सोडियम और फ्लूइड्स को रेस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि वो पानी या फ्लूइड और होल्ड करता है बॉडी में। फिर पेशेंट को फाउलर पोजीशन देनी है। लेबोरेटरी वैल्यूज़ को चेक करते रहना है। स्किन केयर प्रोवाइड करानी है और एजुकेट करना है फैमिली को और पेशेंट को रिगार्डिंग द डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसी पे बेस्ड आपके इंटरवेंशंस हैं और इसी पे बेस्ड आपके वैल्यूएशंस बनेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डायग्नोसिस है वो है रिस्क फॉर ब्लीडिंग रिलेटेड टू डिक्रीज्ड क्लोटिंग फैक्टर्स एंड वेरिसेस एज एविडेंस्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड प्रेजेंस ऑफ ईसोफेगल वेरिसेस। तो ये डायग्नोसिस का सब्जेक्टिव डेटा आप क्या लोगे पेशेंट से? पेशेंट क्या बोलेगा कि उसे फियर है ब्लीडिंग का, क्योंकि ईजिली ब्रूज हो जा रहा है, ब्रूजिंग हो जा रही है और गम ब्लीडिंग हो रही है उसे। फिर ऑब्जेक्टिव डेटा क्या बनेगा? आप देखोगे कि भाई इसे पेटिकिया है। पेटिकिया क्या होता है कि जब छोटी वेसल्स जो होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं और उनकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, तो एक राउंड पैचेस बन जाते हैं स्किन के ऊपर जो दिखते हैं, जिसे हम एक्कीमोसिस या फिर एक्कीमोटिक पैचेस भी बोल देते हैं। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड होगा प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये आप इससे देख के पता लग सकते हो। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, उसका प्लेटलेट काउंट कम होगा। ठीक है भाई, और ईसोफेगल वेरिसेस तो ऑलरेडी बन ही रहे हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड में क्लियर हो जाएंगे। फिर गोल क्या बनेगा? रिस्क फॉर ब्लीडिंग विल बी रिड्यूस्ड, अदरवाइज दिस गोल
विल वर्क, आप ये गोल भी यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद प्लानिंग में क्या होगा, वाइटल साइन मॉनिटर करो और साइन ऑफ ब्लीडिंग जो होते हैं स्किन, गम, स्टूल, वॉमिट, इन सब में चेक करो। फिर उसके बाद लैब वैल्यूज़ को मॉनिटर करो, विटामिन के एडमिनिस्टर करो, ब्लड प्रोडक्ट्स दो अगर ज़रूरी पड़े तो। कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर अवॉइड करना है इंक्लूडिंग IM इंजेक्शन ऑल्सो। फिर उसके बाद सॉफ्ट टूथब्रश दो, सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला जो टूथब्रश होता है, ताकि गम ब्लीडिंग के जो चांसेस हैं वो कम से कम हो। फिर उसके बाद इमरजेंसी इक्विपमेंट्स को आपको रेडी रखना है और पेशेंट को बोलना है कि ड्यूरिंग डेफिकेशन आप स्ट्रेनिंग मत करो, बहुत हार्ड कफिंग मत करो क्योंकि ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। फिर पेशेंट और फैमिली को एजुकेट करना है, ब्लीडिंग साइंस अगर ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत उसे प्रॉम्प्टली रिपोर्ट करें। इसी पे बेस्ड आपके इंटरवेंशंस बनेंगे, आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो और लास्ट में इसी पे बेस्ड इवैल्यूएशन बनेगा। आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर करके जैसे आप बनाते हो ना, आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर दिस विल बी रिड्यूस, दैट विल बी रिड्यूस, ऐसे ही बनेगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस पे, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड एनोरेक्सिया, इस वाले डायग्नोसिस पे। इसमें क्या सब्जेक्टिव डेटा है, पेशेंट कंप्लेन करेगा कि भाई पोर एपेटाइट, भूख नहीं लग रही है, नॉजिएटेड फील हो रहा है और अर्ली सेटिएटी, मतलब पेट भरा भरा लगता है, थोड़ा सा खाया बस पेट भर गया। ठीक। ऑब्जेक्टिव डेटा में आप देखो कि मसल वेस्टिंग हो रही है, क्यों? क्योंकि भाई बॉडी को तो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना, बॉडी क्या करेगा, लीन मसल को ब्रेक डाउन करेगा और एनर्जी बनाएगा, तो मसल वेस्टिंग होगी, वेट लॉस हो जाएगा, हाइपरएल्बुमिनिमिया देखने को मिलेगा, वीकनेस होगी और BMI नॉर्मल से भी नीचे चला जाएगा। फिर गोल वही होगा, नॉर्मल न्यूट्रिशनल लेवल या फिर ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ द पेशेंट विल बी मेंटेन्ड, या फिर ये गोल लिख लेना। फिर प्लानिंग में आएगा, डाइटरी इनटेक को मॉनिटर करो, डेली वेट उसका चेक करो, फिर एनोरेक्सिया, नोजिया या फिर अर्ली सेटिएटी के साइंस को एसेस करो। फिर प्रोवाइड स्मॉल फ्रीक्वेंट हाई कैलोरी मील्स, ठीक है, स्मॉल फ्रीक्वेंट और हाई कैलोरी मील्स आपको देनी है। फिर वाइटामिन्स एडमिनिस्टर करने, मिनरल सप्लीमेंट्स एडमिनिस्टर करने, जैसे भी डॉक्टर बोलेगा। कोलैबोरेट करना है डाइटिशियन के साथ ताकि उसके हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बना सके वो पेशेंट के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद इनकरेज करना है ओरल हाइजीन के लिए पेशेंट को बिफोर ईटिंग, ठीक है, ताकि उसे नॉजिएटेड फील ना हो। कभी कभी मुंह की स्मेल से ओरल जो ओडर होता है उसके स्मेल से भी नॉजिएटेड, वो नॉजिया ट्रिगर कर देता है, इसलिए आपको ब्रश करने के लिए बोलना है। फिर पेशेंट को बोलना भाई देखो अल्कोहल छोड़ना है, बिल्कुल नहीं लेना है, और कोई भी हेपाटोटॉक्सिक सब्सटेंस सच एज एनी मेडिकेशन, जैसे कि पैरासीटामॉल होता है हेपाटोटॉक्सिक है, उसे भी अवॉइड करवाना है। फिर इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है फैमिली को और पेशेंट को। बेस्ड आपके इंटरवेंशंस बनेंगे इसी पे, और देन लास्ट में इवैल्यूएशन बनेगा। आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर पेशेंट्स न्यूट्रिशनल स्टेटस स्लाइटली इम्प्रूव्ड, ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू एडिमा एंड प्लूराइटिस। एडिमा और प्लूराइटिस की वजह से स्किन इंटीग्रिटी जो है वो लॉस्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो प्लूराइटिस का मतलब है भाई खुजली हो रही है पेशेंट को। क्यों हो रही है खुजली? क्योंकि बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, उसे खुजली बहुत होगी। और एडिमा हो रखा है क्योंकि सर्कुलेटरी ओवरलोड ज़्यादा है, तो वो स्किन ऑलरेडी टॉट कंडीशन में बहुत थिन हो चुकी है। अगर वो हल्का सा भी स्क्रैच करेगा तो स्किन कंडीशन, स्किन इंटीग्रिटी जो है वो लॉस हो सकता है। तो आपको पेशेंट को एजुकेट करना कि भाई स्क्रैच नहीं करना है, ठीक। पेशेंट कहेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है और डिस्कम्फर्ट है, आप ऑब्जर्व करोगे कि पेशेंट जो है जॉन्डिस्ड है, उसे स्क्रैच मार्क्स दिखेंगे कि उसने पहले किया ही होगा, एडिमा है और ड्राई स्किन है। फिर प्लानिंग में क्या होगा, मॉनिटर स्किन कंडीशंस फॉर कलर लीजन्स एंड एडिमा, ठीक है। मेंटेन स्किन हाइजीन, जेंटल क्लेंजिंग और एमोलेंट्स देने हैं। नेल्स को ट्रिम करना है पेशेंट के। टॉपिकल एजेंट्स जो भी ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो देने, एंटीहिस्टामिन्स बेसिकली देते हैं क्योंकि वो एंटी एलर्जिक होते हैं। फिर पेशेंट को रिपोजिशन करना है ताकि प्रेशर एरियाज पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, प्रेशर सोर ना डेवलप हो जाए, ठीक। फिर प्रोवाइड सॉफ्ट लूज फिटिंग क्लोथ्स, न्यूट्रिशनल स्टेटस मॉनिटर करना है, स्किन हीलिंग को प्रमोट करना है। इसी पे बेस्ड आपके इंटरवेंशंस बनेंगे। लास्ट पे इसी में बेस्ड इवैल्यूएशन आपका बनेगा कि आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर पेशेंट्स स्किन इंटीग्रिटी इम्प्रूव्ड, ऐसे करके आप लिख सकते हो इवैल्यूएशन में। अब आ जाते हैं हेल्थ एजुकेशन में। हेल्थ एजुकेशन में वही है, कुछ पॉइंटर्स हमारे पास, फ्लूइड मैनेजमेंट, ब्लीडिंग प्रिकॉशंस, न्यूट्रिशन, स्किन केयर, पेन मैनेजमेंट, फटीग एंड एक्टिविटी, है ना, बॉडी इमेज को कैसे मेंटेन करना है, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देना है, मेडिकेशन कंप्लायंस बोलना है कि मेडिकेशन एडहेरेंस बना के रखें, फॉलोअप रखें, और कोई भी अर्ली वार्निंग साइंस आपको आ रहे हैं तो उसे रिपोर्ट करें। तो ये सब आप हेल्थ एजुकेशन उसे दोगे। और इसी के साथ आपका जो नर्सिंग केयर प्लान है और नर्सिंग डायग्नोसिस का एक्सप्लेनेशन है वो सब खत्म हो गया। अब हम देखेंगे कि अगर आप शुरुआत से केयर प्लान बनाते हो तो आपका फॉर्मेट कैसा होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखना है, उसमें उसका बेसलाइन डेटा कलेक्ट करना है, ठीक। फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कलेक्ट करना है। फिर उसके बाद उसका हिस्ट्री कलेक्शन करना है, जिसमें आपको उसका फैमिली हिस्ट्री और फैमिली चार्ट बनाना है, फैमिली ट्री बनाना है। एंड देन आता है हिस्ट्री ऑफ इलनेस, जिसमें कि हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं।
पास मेडिकल हिस्ट्री, पास सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। अगर पास मेडिकल हिस्ट्री है तो आप लिखोगे इसी तरीके से लिखोगे जैसे आप प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लिखो। मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, अ पेशेंट हु इज़ अ 40-year-old मेल विद अ हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक लिवर डिसीज प्रेजेंटिंग विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पीडल एडीमा, जॉन्डिस, फटीग एंड ही रिपोर्ट्स पुअर एपेटाइट, नोजिया एंड ईजी ब्रूजिंग। लेबोरेटरी फाइंडिंग शो करती हैं हाइपोएल्बुमिनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ये सब आप लिख सकते हो, ऐसे आपको लिखना है, ठीक। आपको प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री ऐसे लिखनी है। फिर उसके बाद आते हैं चीफ कंप्लेंट्स। बस चीफ कंप्लेंट्स में क्या क्या है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है पेशेंट को 2 मंथ से, पीडल एडीमा है 1 महीने से, जॉन्डिस है 3 हफ्तों से, ठीक है। स्किन और आइज़ दोनों में दिख रहा है। फिर फटीग और जनरलाइज्ड वीकनेस है 1 महीने से, पोर एपेटाइट एंड नोजिया 3 हफ्ते से है, ईजी ब्रूजिंग या ओकेजनल गम ब्लीडिंग जो हो रही है वो 2 हफ्तों से हो रही है, ठीक है। ये आपकी चीफ कंप्लेंट्स हो जाएंगी। इसके बाद आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारे पास सबसे पहले आता है जनरल अपीयरेंस, मेंटल स्टेटस और पोस्चर। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप क्या क्या चेक करोगे, ये सारी चीज़ें जो अब आप देखने वाले हो। अब देखो ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन हमने बनाया है ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर किया गया है एक लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट के लिए, तो आप सारे रिजल्ट्स को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक। फिर उसमें देखेंगे आप सबसे पहले नरिशमेंट, पेशेंट थिन है। हेल्थ क्या है, वो क्रॉनिकली इल अपीयर हो रहा है, ठीक है। एक्टिविटी क्या है, स्लोली मूव कर रहा है, फटीग्ड है। और मेंटल स्टेटस आप चेक कर लेना, पोस्चर चेक कर लेना। इसके बाद स्किन कंडीशन में कलर क्या है, पेशेंट जॉन्डिस्ड है, उसका टेक्सचर ड्राई है, टेम्परेचर स्लाइटली कूल है, लीजन्स, स्क्रैच मार्क्स, ब्रूजेज या फिर पेटिकिए, ये प्रेजेंट पेटिकिए मैंने आपको बता दिया क्या होता है। और जैसे एक्रोमेटिक पैचेस बन जाते हैं, राउंड पैचेस ड्यू टू इंटरनल ब्लीडिंग, वो फॉर्म हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं पेटिकिए, ठीक है। इसके बाद हेड एंड नेक, स्काल्प और फेस आप देखोगे, फेस जॉन्डिस्ड होगा, माइल्ड एडीमा भी आपको दिखेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। जनरलाइज्ड एडीमा भी हो जाता है इसमें, एनासार का जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। आइज़ में आईब्रोज आईलिशेस नॉर्मल है, आईलिड्स स्लाइटली येलो, आई बॉल्स कोई एक्सोथैलेमस नहीं है। एक्सोथैलेमस का मतलब होता है बल्जिंग आई, बल्जिंग आई मतलब ऐसा लगता है कि आँख निकल के बाहर गिर जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद कंजक्टिवा जो है वो पेल है, स्क्लेरा इक्टेरिक है, इक्टेरिक मतलब येलो है, प्यूपिल्स इक्वल है, रिएक्टिव टू लाइट है, लेंस क्लियर है, विजन नॉर्मल है। इसके बाद ईयर, नोज, माउथ एंड फेरिंग्स आप चेक करोगे। इसके बाद नेक, चेस्ट और एब्डोमेन का फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि एब्डोमेन में हम क्या क्या चेक करेंगे। ऑब्जर्वेशन में आपने ऑब्जर्व किया तो डिस्टेंडेड है, एब्डोमेन जो होगा वो डिस्टेंडेड होगा, और फ्लूइड वेव जो होगी वो विजिबल होगी। पाल्पेट करोगे तो टेंडरनेस दिखेगी राइट अपर क्वाड्रेंट में, लिवर जो है पाल्पेट करा जा सकता है, पाल्पेबल होगा, ठीक है। और फॉर्मनेस दिखेगी। फिर परक्यूशन करोगे तो शिफ्टिंग डलनेस जो होगी वो प्रेजेंट होगी, और ऑस्कल्टेशन करोगे तो नॉर्मल बावल साउंड्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद आ जाते हैं एक्सट्रीमिटीज़ में, पीडल एडीमा आपको देखने को मिलेगा, पैरो में एडीमा, ठीक है। मसल वेस्टिंग, क्यों, क्योंकि पेशेंट खा तो रहा नहीं है, न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट है, खाना नहीं खा रहा है, एनोरेक्सिया वाली कंडीशन बन रही है। मसल वेस्टिंग इसलिए हो रही है कि बॉडी को एनर्जी चाहिए, बॉडी क्या करेगी, प्रोटीन को, मतलब लीन मसल जो होगा उसे ब्रेक करेगी और वहाँ से एनर्जी लेगी, ठीक है। कोई साइनोसिस नहीं दिखेगा, ठीक है, कोई साइनोसिस नहीं है। बैक नॉर्मल है, जेनेटल रेक्टम एग्जामिनेशन तभी करोगे अगर ज़रूरी होगा तो, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं वाइटल साइंस पे। टेम्परेचर नॉर्मल, पल्स जो है नॉर्मल रेंज में है, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो स्लाइटली इंक्रीज्ड है, और ब्लड प्रेशर स्लाइटली लो है, O2 सेचुरेशन नॉर्मल है, ठीक। इसके बाद इन्वेस्टिगेशंस पे आ जाते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन देखा हमने, हीमोग्लोबिन लो है, एनीमी का पेशेंट। इसके बाद WBC नॉर्मल, प्लेटलेट काउंट लो होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग्ड है, ब्लीडिंग रिस्क की वजह से है क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर्स जो है ढंग से बन नहीं रहे, ठीक। इसके बाद INR जो है वो भी इंक्रीज है, सीरम बिलीरुबिन हाई है, जॉन्डिस शो करता है, सीरम एल्बुमिन जो है लो है, इसकी वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ठीक। और SGPT SGOT ये दोनों एलिवेटेड है, और क्या डिनोट करते हैं, ये देखो लीवर एंजाइम्स होते हैं, अगर लीवर में कोई भी दिक्कत होगी तो ये एलिवेटेड आ ही जाते हैं, ठीक। अगर फैटी लीवर है तब भी ये एलिवेटेड देखने को मिलते हैं। एल्कलाइन फॉस्फेट एलिवेटेड है, सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल है, और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाओगे, उससे ऐसे चार्ट में मत लिखना, आप लिखोगे कि abdominal ultrasound of the patient was conducted which shows the presence of ascites as well as it shows shrunken liver with irregular margins, ऐसे एक सेंटेंस में लिख देना, ठीक है। which suggest cirrhosis ऐसा लिख सकते हो। फिर उसके बाद मेडिकेशन पे आ जाते हैं। मेडिकेशन में आपने क्या दिया, सबसे पहले स्पायरोनैलेक्टोन, ये एक डायरोटिक है। कैसा डायरोटिक है, ये पोटेशियम स्पारिंग डायरोटिक है, पोटेशियम को छोड़ के सब कुछ निकालेगा बॉडी से बाहर, ठीक है। एसाइटिस और एडिमा को रिड्यूस करेगा, ठीक। और फुरासोमाइड ये भी एक जो है डायरोटिक है, ये लूप डायरोटिक है,
ये लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करता है, ठीक है। ये भी फ्लूइड रिमूवल को इन्हांस करेगा। फिर प्रोपेनोलॉल क्या है, बीटा ब्लॉकर है, क्यों दिया जाता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। फिर लैक्टुलोज क्यों दिया जा रहा है, रिड्यूसेस अमोनिया एब्जॉर्प्शन, अमोनिया एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करने के लिए, हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए लैक्टुलोज दिया जा रहा है। लैक्टुलोज वैसे स्टूल सॉफ्टनर होता है ताकि जो है स्टूल पैसेज आराम से होता रहे और ये हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी वाली कंडीशन अराइज ना हो। विटामिन के क्यों दिया जा रहा है, ताकि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स को इंप्रूव किया जा सके। जो जैसे कि हमने देखा ब्लीडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स जो हैं वो कम हैं, ठीक। फिर उसके बाद मल्टीविटामिन और फोलिक एसिड दिया जाएगा ताकि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को करेक्ट किया जा सके। और लास्ट में देंगे हम एल्बुमिन, जिसका आईवी इन्फ्यूजन देंगे, ठीक है। क्यों देंगे, क्योंकि प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एल्बुमिन ज़रूरी है। बॉडी में फ्लूइड को रिटेन करके रखने के लिए ये इसका होना ज़रूरी है, ठीक है। और ये कुछ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेडिकेशंस के लिए। कोई एक स्टूडेंट ने बोला था कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दीजिए आप, जिसमें मेडिकेशन देते समय क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, तो वो भी आप देख सकते हो। हर ड्रग की नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने है। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर नर्सिंग केयर प्लान फॉर अ लीवर सिरोसिस पेशेंट। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर दो, जेन्युइनली शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड विद अस।